हेलो बच्चों। तो बच्चों एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ क्या है प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, ए मैसिव होमोजीनियस रोप ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड बिटवीन टू नेल्स A एंड B ड्रिवन इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये दो नेल्स हैं, ठीक है, वहाँ से एक मैसिव रोप है जिसकी टोटल लेंथ L दी गई है, उसे A और B पे फिक्स कर दिया गया है और इस तरह से रोप ने शेप अचीव कर लिया है। ठीक है, फिर दिया है द रोप मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एट द नेल्स एट इट लोवेस्ट पॉइंट इज एट अ डेप्थ D बिलो। ये डेप्थ D है लोवेस्ट पॉइंट पे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से जो टेंजेंट है वो थीटा एंगल बना रही है दोनों पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। ए बीड threaded in the rope released from the nail A slides down the rope without friction। एक बीड है, ठीक है, यहाँ पे एक बीड है बेटा, वो यहाँ से विदाउट फ्रिक्शन ऐसे स्लाइड कर, एक छोटी सी रिंग है, एक छल्ला टाइप, वो इस रोप पे ऐसे स्लाइड करती हुई आ रही, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। If the bead is so light that the shape of the rope remains unaffected, find acceleration of bead when it passes the lowest point of the rope। Okay, तो बच्चों इन्होंने कहा है कि ये बीड जो है इतनी हल्की है, इसका मास इतना कम है कि ये जब इस पे स्लिप कर रही है तो इस रोप के शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा। रोप ज़्यादा ही हैवी है कुछ बीड के रिस्पेक्ट में। तो जब ये बीड यहां से पास होगी तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब आप समझ रहे हो यार कि जब ये बीड हमारी इस रोप पे स्लिप करेगी बेटा, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे अगर हम ये देखें तो एक तो mg लगेगा, ठीक है, और रोप बहुत हैवी, उसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा और रोप फ्रिक्शन लेस है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन होता तो लगता, बट वो नहीं है। हालांकि mg का एक कंपोनेंट वो तुम बना सकते हो, बट मैं mg को सेपरेट अलग से दिखा रहा हूँ। तो एक इसका कंपोनेंट आ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं आएगा। तो एक जो फोर्स लगेगा, चूंकि ये बीड जो है वो कंस्ट्रेंड है, इस रोप बीड के अंदर से पास हो रही होगी, तो इस पर स्लिप करने के लिए कंस्ट्रेंड है, तो आप कह सकते हो एक नॉर्मल टाइप फोर्स जो कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगेगा, ये बीड पे फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल टाइप फोर्स लगेगा जो कि अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होगा। अब अगर लोवेस्ट पॉइंट पे देखो बच्चों, तो एक वेट ऐसे लग रहा होगा, वेट है ना, और एक नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। तो लोवेस्ट पॉइंट पे इस तरह से हमारे दो फोर्स लग रहे होंगे, उस बीड पे दो रियल फोर्सेस लग रहे होंगे। अब एक्सेलरेशन हमसे पूछा है कि जब ये बीड हमारी लोवेस्ट पॉइंट पे होगी तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि F/m कर देते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो नेट फोर्स में तो एक तो एक्सेलरेशन आप ये कर सकते हो कि n माइनस mg जो नेट फोर्स आएगा डिवाइडेड बाय मास, बट n हमको पता नहीं है, तो ये मैथड अगर आप लगाओगे और नॉर्मल निकालने की कोशिश करोगे तो शायद काफ़ी लेंदी पड़ेगा। ठीक है, या आप अटक जाओगे बीच में, रास्ते में कहीं लटक जाओगे। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन आप सोच लीजिएगा कि किस तरह से आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये शेप है ना, इसका हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है कि हम नॉर्मल कैलकुलेट करें, बट मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो लेंदी पड़ेगा। ठीक है, बट उसको भी हम कैसे करेंगे उसको मैं बाद में बता दूंगा आपको। दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है बेटा कि अगर आप देखें तो इस बीड का जो मोशन हो रहा है ये कर्व्ड मोशन हो रहा है। ठीक है, कर्व पे बीड हमारी मूव कर रही है, और जो कि एक सर्कल नहीं है, ऑफ कोर्स सर्कल नहीं है, और हमें पता भी नहीं कैसा शेप है। किसी भी नॉन सर्कुलर कर्व होता है, आपने ग्रेडियंस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों, तो कोई भी नॉन सर्कुलर कर्व होता है, उसके एक छोटे से टुकड़े को हम ये मान सकते हैं कि ये छोटा सा टुकड़ा एक इमेजिनरी सर्कल का हिस्सा है, एक सर्कल का पार्ट है, और इस सर्कल की जो रेडियस होती है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर मान सकते हैं कि जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ये किसी न किसी सर्कल का हिस्सा होगा। ऐसे ही यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट पे अगर मैं बहुत छोटा सा अगर पोर्शन ले लूँ, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल, है ना, इनफाइनेटेसिमल dl लेंथ का एक बहुत छोटा सा पोर्शन ले लूँ, तो वो छोटा सा पोर्शन भी एक किसी इमेजिनरी सर्कल का हिस्सा होगा, ऐसे समझ लो।
है ना। तो लोवेस्ट पॉइंट पे अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी तरीका है, मैं इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा एक्सेलरेशन यहां पे जो होगा, बिकॉज देखो टेंजेंट जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो रियल फोर्स, तो जो भी होगा जब कर्व्ड मोशन पार्टिकल करता है तो एक्सेलरेशन को हम दो कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बट यहां पर आप देख रहे हैं टेंजेंट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा और जो सेंट्रीपिटल या जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वो होगा यहाँ पे नॉन जीरो। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r, बट अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो r इज द रेडियस, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है बेटा तो आप सभी जानते हैं r की जगह हम r रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लेते हैं, मतलब r जो यहाँ पे है इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट लोवेस्ट पॉइंट। तो एक तरीका आपके मन में ये भी आना चाहिए कि अगर बच्चों हमें लोवेस्ट पॉइंट पे किसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाए, देन यू कैन फाइंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो बीड का नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही बीड का नेट एक्सेलरेशन होगा एट लोवेस्ट पॉइंट। तो आइए हम देखते हैं कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर बेटा मैं इस रिंग का बहुत छोटा सा ये स्ट्रिंग का बहुत छोटा सा पोर्शन ले लूं, ये छोटा सा, और इसको मैं यहां पे बना रहा हूं, ये बहुत छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया और मान ले इसके परपेंडिकुलर एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी, इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं ये वो इमेजिनरी सर्कल है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है बेटा, और ये जो एंगल है इसे आप स्मॉल d थीटा या 2d थीटा कुछ भी मान सकते हो। लेट अस सपोज ये एंगल d थीटा है, तो अगर मैं ये लाइन वर्टिकल है हमारी, यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन T है तो ये इतना छोटा है, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का है, ये dl लेंथ 10 to 0 है, तो जितना मैं लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन मानूंगा स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा यहाँ पे, तो ये टेंशन T होगा और ये टेंशन भी T होगा, ये एंगल d थीटा बाई 2 होगा और ये एंगल भी d थीटा बाई 2 होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसके दो कंपोनेंट करना चाहें तो ये d थीटा बाई 2, ये 90 माइनस d थीटा बाई 2 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो d थीटा बाई 2, तो ये आएगा t cos d थीटा बाई 2 और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इट इज t sin d थीटा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर भी बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, इट इज t cos d थीटा बाई 2 एंड इट इज t sin d थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर मैं इस पे वर्टिकल फोर्स दिखाऊं तो एक इसका ये जो मैसिव रोप है इसका जो वेट है वो लगेगा, ध्यान देना। इसके अलावा भी कुछ फोर्सेस लगेंगे, जब बीट इस पे स्लिप कर रही होगी तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन बीट पे लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया है, रोप ने लगाया है, तो एक बीट भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, इस पे डाउनवर्ड लगाएगी। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में आपको पढ़ाऊं कि लिखा है इफ बीट इज सो लाइट दैट शेप ऑफ रोप रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब बीट जो है वो बहुत ही हल्की है, तो बहुत ही हल्की है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि बीट की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस पॉइंट पे, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो आप कह सकते हो इस रोप के वेट के रिस्पेक्ट में निग्लेजिबल होगा, तो हम ये नॉर्मल रिएक्शन काउंट नहीं कर रहे, यानी कि बीट की वजह से लगने वाला कोई भी फोर्स बच्चों हम काउंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में लैंग्वेज में हमें दिया गया है कि बीट हमारी बहुत हल्की है, उसके शेप में कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बीट की वजह से जब बीट यहाँ पे होगी तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो मैंने अभी दिखाया था वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स बैलेंस करेंगे तो इट इज 2t sin d थीटा बाई 2, ये dm इंटू जी आएगा, और ये इसकी जो लेंथ होगी ये dm की वैल्यू, अगर मैं इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा kg पर मीटर मान लूँ, हालांकि ये गिवन नहीं है, बाद में हम इसको देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, टोटल लेंथ गिवन है, तो इसको हम लैम्डा के टर्म में अगर मैं मान लूँ लीनियर मास डेंसिटी है बेटा, तो लैम्डा इंटू 2r d थीटा, नहीं हमें ये d थीटा माना है तो लैम्डा इंटू r d थीटा ये dm की वैल्यू हो जाएगी, और साइन d थीटा कुछ थीटा लिख सकते हैं, बहुत छोटा है, तो इट इज d थीटा बाई 2 और इट इज लैम्डा r d थीटा इंटू जी। तो टेंशन की वैल्यू आ रही है लैम्डा r g, ठीक है ना, लैम्डा r g, d थीटा 2 से 2 कैंसिल आउट, d थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। बट हमको चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, r की वैल्यू हमको चाहिए, r की वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पे टेंशन अननोन है, लैम्डा अननोन है, तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए, बट
हमें इन टर्म्स ऑफ नोन वेरिएबल्स चाहिए, हमें इन टर्म्स ऑफ नोन वेरिएबल्स चाहिए, और स्पीड भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड तो आप सिंपल बीड के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दोगे, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 होगा और mg के अलावा कोई वर्क डन नहीं करेगा बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं v स्पीड कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ पे स्पीड आएगी वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg इंटू डी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट d है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो जो v की वैल्यू आएगी वो सिंपल √2gd आएगी, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। बस हमारा टारगेट है कि किसी तरह अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर r मिल जाए, बट यहाँ पे तो t आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, दोनों ही अननोन है, तो t की वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। अब एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन में करने जा रहा हूं जो ऑलमोस्ट सबने किया होगा। अगर मैं इस आधी रोप का इक्विलिब्रियम कंसीडर करूं, तो आधी रोप का अगर इक्विलिब्रियम कंसीडर करूंगा तो ये जो टी होगा ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा, और ये जो टी नॉट होगा मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लग रहा होगा, ठीक है, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो ये टी नॉट कॉस थीटा आएगा, ये टी नॉट साइन थीटा आएगा, और यहाँ पर टोटल लेंथ रोप की एल दी गई है बच्चों, तो जो टोटल वेट होगा इसका वो होगा लैम्डा L/2 इंटू जी। ये इसका वेट होगा, आधी रोप का वेट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं इक्विलिब्रियम अप्लाई करूं तो टी नॉट साइन थीटा इट इज लैम्डा L/2 इंटू जी, और टी नॉट कॉस थीटा जो होगा इट इज इक्वल टू टी। तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा t अपॉन लैम्डा L/2 और ये आ जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ रही है लैम्डा Lg कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेशन मेरा चेक करते चलिएगा। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू बच्चों हमने ये कैलकुलेट कर ली, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ। ये टेंशन अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा, अगर मेरा कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं गलत नहीं हुआ है, तो ये टेंशन की वैल्यू लैम्डा Lg कॉट थीटा डिवाइड बाई 2, और ये लैम्डा Rg के इक्वल कर देंगे लैम्डा Rg, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है Lg कॉट थीटा, g से g भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इस तरह से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देख लेना मैंने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं। इसमें से मैंने इसको डिवाइड किया था टेंशन अपॉन लैम्डा Lg, तो ये 2t हो गया था, ओके, यहाँ से किया था मैंने, और फिर ये कॉस अपॉन साइन, ये कॉट थीटा आएगा, ठीक है। ये टेंशन आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की लैम्डा Rg, तो लैम्डा और g कैंसिल आउट हो गया, R आएगा L कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके बच्चों, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बी v स्क्वायर है 2gd, ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई L कॉट थीटा डिवाइड बाई 2, तो इट इज 4gd divide by L cot theta. This is the acceleration of bead at lowest point in terms of non variable. तो थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप कह सकते हो इसको, क्योंकि ये अगर पहली बार नज़रों के सामने आएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा अप्रोच करना। ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, अगर मैं फैक्ट बोलूँगा एडवांस में नहीं आते, पर 1-2 सवाल ऐसे आते हैं। तो अगर आपको बहुत 1-2 मिनट में क्लिक नहीं करे तो आप छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास सारा पेपर अटेम्प्ट हो चुका है, ढेर सारा टाइम बचा हुआ है, तब आप इस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मल्टी डायरेक्शनल में आपको अप्रोच करना होता है। नॉर्मल रिएक्शन से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना पड़ सकता है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के लिए आपको एनर्जी यूज़ करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो तब भी निकालना पड़ेगा, तभी आप नॉर्मल यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि जब बीड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बीड के लिए, तो एक नॉर्मल लग रहा होगा, बीड पे एक mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, एक बीड पे नॉर्मल लग रहा होगा, और n माइनस mg विल बी इक्वल टू mv²/r। वहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। वहाँ से देन आप नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, फिर आप वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से भी सोच